फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। हम कक्षा 10 के अध्याय 14 को पढ़ रहे थे। उसका एक पार्ट हमने पूरा कर लिया था। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। अध्याय 14 के भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण आयाम रहे हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था को कैसे विभाजित किया गया है। तो अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन से क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। देखिए, 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र कहते हैं या सहायक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो सेवा क्षेत्र में हुई है। लेकिन अभी भी रोजगार की बात करें तो रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा है। 50% लोग अभी भी कृषि और कृषि के संलग्न कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है? सेवा क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार वर्तमान में किस क्षेत्र में है? वो अभी भी प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में ही है। बात करें आर्थिक वृद्धि व आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, ये हमने एक बड़ा गोला बनाया, इसके अंदर एक छोटा गोला। जब ये गोला पूरा हो जाएगा तभी ये पूरा होगा। इसका मतलब ये है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के अंतर्गत ही आती है और ये है आर्थिक विकास। ये है आर्थिक विकास और ये है वृद्धि। देखिए, समझिए, आर्थिक वृद्धि में हम क्या करते हैं? केवल देश के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होती है ना, उसी को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के साथ साथ समाज के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हो रहा है, समाज की सोच आगे की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, सांस्कृतिक स्वरूप कैसा बदल रहा है, संस्थागत ढांचे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कैसा बदलाव आ रहा है, आदि में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक वृद्धि केवल आपके उत्पादन में वृद्धि है, जबकि आर्थिक विकास सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत सभी प्रकार के साधनों में जो अनुकूल अच्छे परिवर्तन है उसी को आर्थिक विकास कहते हैं। ये जो आर्थिक वृद्धि है ये दीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाली। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वृद्धि करते रहें। जैसे एक बालक वृद्धि करता है उसी प्रकार दो देश भी वृद्धि करता है। तो आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक, केवल संख्या के आधार पर उसको लेते हैं। ये गुणात्मक नहीं है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं करता। जबकि जो आर्थिक विकास है वो मात्रा तो हो ही रही है, साथ साथ में गुणात्मक विकास भी करता है किसी देश में। जैसे सामाजिक स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्या होगा? साथ में समाज में वृद्धि होगी और समाज के गुण निखर कर आएंगे। तो ये गुणात्मक आयाम भी है। तो आर्थिक विकास गुणात्मक आयाम है, जबकि आर्थिक वृद्धि केवल मात्रात्मक आयाम है। तो इसमें हम सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत इत्यादि स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर विचार नहीं करते। किसमें नहीं करते? आर्थिक वृद्धि में। सामाजिक में, समाज में क्या परिवर्तन हुआ, राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ, संस्थागत ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ, वो उसमें आर्थिक वृद्धि में नहीं रखते। केवल आर्थिक वृद्धि में उत्पादन की बात करते हैं। जबकि आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि का एक महत्व, मतलब आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के अंतर्गत आती है। तो आर्थिक वृद्धि अंतर्गत आती है, इसका मतलब उत्पादन तो आता ही आता है, साथ में सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक सभी आयाम इसके अंतर्गत आते हैं। अतः देखिए, इसके बिना तो ये बन नहीं सकता। अतः आर्थिक वृद्धि के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। आर्थिक वृद्धि जरूरी है, तभी हम अन्य पहलुओं पर काम कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझा आपने। अब अगला प्रश्न है, सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय के अनुसार। देखिए, सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है कि हम धरती पर जो संसाधन है वो तो एक निश्चित मात्रा में है। यदि हमने अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर लिए तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? क्या वो उन संसाधनों के बिना काम कर पाएंगी? नहीं। तो इसलिए हमें ऐसा विकास करना है कि हम अपना विकास तो करें, साथ में जो भावी पीढ़ी आएगी उसका भी ख्याल रखें। तो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह सतत विकास कहलाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक। क्या है मानव विकास सूचकांक? ये राष्ट्र के विकास स्तर व राष्ट्रों को कल्याण को मापने के लिए, कोई राष्ट्र का विकास कितना है या राष्ट्र का कल्याण मापने के लिए एक मापदंड है। ये विभिन्न राष्ट्र, 2 राष्ट्रों के बीच तुलना करने हेतु एक प्रभावी मापदंड है।
तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2 राष्ट्रों को बीच में तुलना करना और किसी राष्ट्र का कल्याण या विकास मापने का सबसे प्रभावी। क्या HDI के अंतर्गत कुछ आयाम आते हैं? जी, HDI के अंतर्गत 3 आयाम लिए जाते हैं। ज्ञान मतलब शिक्षा, उस देश में शिक्षा कैसी है। स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, जिससे लोगों को लंबा जीवन मिलेगा, तो जीवन प्रत्याशा। और तीसरा है जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो आप ध्यान रखें HDI के 3 आयाम हैं, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। HDI किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई व्यक्तित्व काम करता होगा, तो सबसे पहले इसको तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? महबूब उल हक को, जिनका सहयोग भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया था। आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक नियोजन क्या है? देखिए, हमारे पास संसाधन होते हैं और हम योजना भी बनाते हैं, और संसाधनों पर योजना बनाकर जो काम किया जाता है ना, वही आर्थिक नियोजन है। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। महत्वपूर्ण निर्णय जो भारत में जो आर्थिक नियोजन का कार्य करता है, वो केंद्रीय प्राधिकरण मतलब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जहां राज्य अपना अलग काम करते हैं और केंद्र अपना अलग काम करते हैं, लेकिन भारत में केंद्रीय नियोजन है। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया? वह उनकी पुस्तक का नाम लिखिए। तो 1934 में प्रथम प्रयास दादा भाई नेरोजी ने किया, और उनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। अगला है, तो आर्थिक नियोजन कौन करता है भारत में? योजना आयोग कब बनाया गया? तो ये योजना आयोग आर्थिक नियोजन का कार्य करता है। योजना आयोग कब बनाया गया था, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। तो आप इतना याद रखें, मार्च 1950 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या है कि देश में जो संसाधन है उनका आंकलन करें, उन्हें बढ़ाना तथा संसाधनों को प्रभावी और संतुलित उपयोग करके योजनाएं तैयार करना। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वो मुख्य कार्य के लिए। योजना आयोग अकेला काम नहीं कर पाया, क्योंकि राज्यों और केंद्र के बीच विवाद हो जाता था कि हमें ज़्यादा या कम हिस्सा मिल रहा है, तो इसको लेकर विवाद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई कब? अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में। ये क्या कार्य करता है? इसका मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाता है। केंद्र और राज्यों के बीच आपस में जो समन्वय है उसको बेहतर करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होंगे? अब देखिए, योजना आयोग के सदस्य हैं वो तो आएंगे ही आएंगे इसके अंतर्गत, प्लस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते थे। अभी योजना आयोग नहीं काम कर रहा है, उसकी जगह नीति आयोग, तो PM अध्यक्ष होते हैं, तो उनका मंत्रिमंडल भी आएगा। प्लस राज्यों को शामिल कर रहे हैं तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य, मतलब मंत्रिपरिषद हो गए। धन्यवाद आपके लिए।